हेलो बच्चों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। हिंदी अनिवार्य का हमारा ये चौथा भाग है और इस चौथे भाग में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करने वाले हैं हम। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी रहेंगे और बड़े प्रश्न भी आज के हमारे इस क्लास में शामिल हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि जूझ पाठ का नायक कौन है। ऑप्शन 1 है आनंद यादव, ऑप्शन 2 है श्री सौंदल गैकर, ऑप्शन 3 है दत्ताजी राव और ऑप्शन 4 है बसंत पाटिल। तो बच्चों, करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए कमेंट। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आनंद यादव। नंबर 2, दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती किसकी बस्ती थी। वहाँ पे जो बस्ती के दो भाग पाए गए हैं, पूर्व बस्ती और पश्चिमी बस्ती। ऑप्शन 1 है कि पूर्व की बस्ती किसकी थी, रईसों की बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी, बौद्ध भिक्षुओं की बस्ती थी या मध्यम वर्ग की। तो बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा कि जो पूर्व की बस्ती थी वो रईसों की बस्ती, यानी जो धनवान लोग थे, जो रईस लोग थे, वो पूर्व के भाग में रहते थे। नंबर 3 कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। दर्शकों तक की जगह आपको पढ़ना है दर्शकों तक। मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारे 4 माध्यम है, उस 4 माध्यम में कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी खबर तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाए। तो इसमें आपने देखा होगा जो टीवी है, जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा जब आप लोग टीवी देखते हैं तो कई बार टीवी पे आता है ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसे हम या तो फ्लैश कहते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। और ये हमारा जो टीवी माध्यम होता है, उस टीवी माध्यम से हम लोग दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट होता है, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। बच्चों, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसमें देखो, नेपाली भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है। तो नेपाली, हिंदी, उर्दू ये तो सभी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन उर्दू जो है ये फारसी भाषा की एक लिपि होती है, नस्तालिक लिपि। आप फारसी भाषा भी याद कर सकते हैं। उर्दू जो है वो फारसी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। अब थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न भी अपन देख लेते हैं। लिखा है डेस्क किसे कहते हैं। ये हमारी जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो उसमें से ये प्रश्न लिया हुआ है। और आपके इसमें से जो भी प्रश्न आएंगे वो हम कंप्लीटली यहाँ पे कर लेंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी जो ये सीरीज है, इस सीरीज में ही हम इस बुक के प्रश्न इसमें शामिल कर लेंगे और वही आपके परीक्षा में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से आप लिख देना। तो देखो, उसका आंसर है बच्चों कि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को डेस्क कहते हैं। अब ये हमारे जो विभिन्न माध्यम हैं, लेखन के विभिन्न जो माध्यम हैं, इसमें एक होता है प्रिंट मीडिया, यानी जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जिसमें आती हैं। एक होता है हमारा टीवी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। एक होता है रेडियो और एक होता है इंटरनेट। तो ये 4 माध्यम हैं। इन 4 में क्या होता है कि जो एक विशेष लेखन की व्यवस्था होती है उसे डेस्क कहते हैं। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी एक अलग समूह होता है। यहाँ पर देखो, या तो व्यापार से रिलेटेड एक अलग डेस्क होगा, कारोबार से रिलेटेड अलग डेस्क होगा, खेल से रिलेटेड एक अलग डेस्क होगा। तो इनका सबका अपना अपना अलग अलग डेस्क होता है। और उस एक डेस्क पर उसी से रिलेटेड, जैसे अगर खेल का डेस्क है तो उस पर केवल खेल से संबंधित पत्रकार ही बैठेंगे, वही काम करेंगे। व्यापार जगत से रिलेटेड तो उस पर केवल व्यापार जगत की जानकारी रखने वाले पत्रकार वही वहाँ पे बैठ कर क्या काम करेंगे। तो वो एक विशेष डेस्क हो जाता है। क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसीलिए अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग डेस्क होती है, जिससे लेखन कार्य व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो सके। नेक्स्ट है हमारा 6वां प्रश्न, तुलसीदास के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, तुलसीदास जी ने अपना जो साहित्य है वो अवधी भाषा में, ज़्यादातर उनका साहित्य अवधी भाषा में और साथ ही साथ ब्रिज भाषा में भी लिखा हुआ है। तो आंसर है कि तुलसीदास के साहित्य में अवधी और ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न है, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, छोटा मेरा खेत कविता की इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है। कवि क्या कहता है कि जैसे अपन खेत में अनाज बोते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो अनाज पकता है और उसे हम एक दिन काट देते हैं, लेकिन कवि का जो खेत है वो है उसका कागज का टुकड़ा, जिस पर वो एक कविता लिखता है। तो कविता जब लिखता है ना,
वो तो थोड़ी देर में लिख देता है, कविता तो लिख दी, लेकिन उस कविता का जो फल मिलेगा, यानी उस कविता को जो लोग पढ़ेंगे वो अनंत समय तक पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए कवि कहता है रोपाई क्षण की, यानी कविता लिखने में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उस कविता की सुंदरता, उसका सौंदर्य, उसकी अनंतता हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि कवि के मन में जो भाव पैदा होते हैं, कवि कागज पर उन भावों रूपी बीजों को रोपता है। कविता के रस या भाव का आस्वाद अनंत काल तक श्रोताओं और पाठकों को आनंदित करता है। तो जो भाव कवि ने उस कागज पर छापे हैं, लिखे हैं, वो भाव श्रोताओं को और साथ ही साथ जो पाठक है उनको अनंत समय तक आनंद देते रहेंगे। इस तरह क्षण भर की अभिव्यक्ति का फल अनंत काल तक चलता रहेगा। जो अभिव्यक्ति उसके मन में आई थी, कवि ने उसको कागज पे लिख दिया और अब उसका सौंदर्य और आनंद जो है वो पाठकों को, श्रोताओं को आनंदित करता रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों 8वां प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ के अनुसार मनुष्य के कौन से दुर्गुण उसे घायल कर बेकार बना देते हैं। मोस्ट प्रश्न है बच्चों कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बताया है कि मनुष्य में अनेक दुर्गुण होते हैं, जैसे असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या। ये ऐसे भाव हैं मनुष्य के मन में, जो ऐसे विचार जो है वो एक प्रकार से दुर्गुण है, जो मनुष्य को बाजार की चकाचौंध में उस व्यक्ति को घायल कर देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसे बेकार बना देते हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, काले मेघा पानी दे पाठ का मूल भाव या प्रतिपाद्य क्या है। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने एक तरफ तो विज्ञान और दूसरी तरफ विश्वास, इसका तुलनात्मक संबंध बताया है। क्योंकि जैसे विज्ञान ये कहता है कि हमें जब पानी चारों तरफ पानी का संकट पैदा हो जाता है तो पानी को बचाना चाहिए, और दूसरी तरफ विश्वास जो है वो ये कहता है कि भाई हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। विज्ञान जहाँ तर्क की कसौटी पर खरी उतरने वाली बात को ही सत्य मानता है, वहीं विश्वास भावना के आधार पर अनहोनी होनी सबको सत्य मान लेता है। भारतीय समाज में अंधविश्वास होते हुए भी उसमें सामाजिक कल्याण की भावना, सांस्कृतिक चेतना और संस्कारों से पल्लवित होती रहती है। और आज की हमारे इस क्लास का बच्चों लास्ट प्रश्न ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदर्श समाज के संबंध में क्या मत व्यक्त किए हैं। अंबेडकर साहब का ये प्रश्न बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और निश्चित रूप से एक प्रश्न इस अध्याय से जरूर बनेगा, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे। लिखा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए आदर्श समाज में गतिशीलता और बहुविधि हितों का सहभागी होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सहभागी होना चाहिए। इसमें कर्तव्यों और इच्छाओं में सुंदर समन्वय स्थापित हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के बच्चों 10 प्रश्न। हमारे इस पूरे सीरीज में प्रतिदिन हम 10-10 प्रश्न लेकर के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हम शामिल करेंगे। रिक्त स्थान वाले भी होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, बड़े प्रश्न, छोटे, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से और बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट होता है उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो करवाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के बच्चों कोर्सेज भी हैं और प्रश्नों की सीरीज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको वो लिंक प्राप्त हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे, हमारी लाइव क्लास भी आएगी बच्चों 8 बजे एवरीडे, तो आप लोग लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।